Good morning, students of class 12th. VK Mendia is here, and you are welcome in orientation. Students, today I have a very specific poem of your course syllabus that is to be discussed, and this poem is very much important, not only for your board exams, but to lead our life issues. This poem gives us a very important message to our life, how to handle our life issues in right direction. What type of philosophy we must have, this poem tells. Before starting this poem, I would like to tell about the poet, Keeping Quiet. Keeping Quiet is the title of this poem, and it is written by Pablo Neruda. About Pablo Neruda, I would like to say you, Pablo Neruda has been a Chilean poet. Chile is a country, he belongs to the same country. And for your kind notice, for your kind information, I want to say Pablo Neruda has achieved Nobel Prize of Literature in 1971. इस पोएट को लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है 1971 में. कीपिंग क्वाइट एक धारणा है, एक सोच है और एक ऐसी परिकल्पना है जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इजीली संभव नहीं है. यह सिर्फ सोच का है, लेकिन इस सोच के साथ भी एक मैसेज निकलती है, एक फिलॉसफी निकलती है, एक दर्शन निकलता है, एक ऐसा रास्ता निकलता है हमारे जीवन के लिए जो कहीं ना कहीं हमसे अछूता है. हम उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं. इस छोटे से पोएम के माध्यम से द पोएट गोज टू मेक अस इंट्रोस्पेक्ट. इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मचिंतन. इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी मच क्रूशियल इन आवर लाइफ. We are doing all errand throughout the day, from early morning to late hours at night. We don't have a single moment to stop. We don't have a single minute to wait for. We don't have time for our relatives. We don't have time for our family members. And we are assuming, we are telling, we are working hard for our family members. The poet goes to make us know. कभी हमें बताने जा रहा है, कभी हमें बताना चाहता है कि वास्तव में जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और वास्तव में हमें करना क्या चाहिए. यह कविता, यह पोयम बहुत ही सारगर्भित है और इस कविता का मेन थीम जो है, इसका बेस जो है वो इंट्रोस्पेक्शन है. और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मचिंतन. एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, श्री राम शर्मा जी का की ये उक्ति है. उन्होंने कहा है कि आत्मचिंतन और आत्मशोधन की साधना ही आत्मा को परमात्मा बना देती है. आत्मचिंतन और आत्मशोधन. आत्मचिंतन का मतलब सेल्फ थिंकिंग और आत्मशोधन का मतलब सेल्फ रिफाइन. अगर हम खुद के बारे में सोचते हैं और खुद को रिफाइन करते हैं, खुद में सुधार ले आते हैं, खुद में शोधन करते हैं, तो हम आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं. शायद इसी तरह की थीम पाब्लो नेरुदा कीपिंग क्वाइट के माध्यम से आपको देना चाह रहे हैं. विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई वुड लाइक टू गो ऑन फर्स्ट स्टांजा. इन फर्स्ट स्टांजा द पोएट गोज टू इमेजिन अ सर्कमस्टांस, अ कंडीशन. एक वो कंडीशन बनाते हैं, एक वो परिस्थिति बनाते हैं और कहते हैं कि मैं 1 से 12 तक गिन रहा हूं. दुनिया के सारे लोग, किसी देश के, किसी राज्य के, किसी स्टेट के, किसी गांव के और किसी स्थान विशेष के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग एक साथ चुप हो जाएं. स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप ऑल लैंग्वेजेस. मैं 1 से 12 तक गिन रहा हूं और पूरी दुनिया एकाएक चुप हो जाए, स्टैचू हो जाए. और स्टैचू ही ना हो जाए, डोंट मूव हैंड्स. हाथ भी हिलाना बंद कर दो. हाथ हिलाना बंद करने का मतलब अपने सारे काम रोक दो. डोंट गो टू डू एनी वर्क एट प्रेजेंट. एक
ये एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं अपने विचारों में। आप कह सकते हो कि सर ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। हो भी सकता है कि ना संभव हो, ज्यादातर संभावना यही है कि संभव नहीं है, लेकिन ये एक परिकल्पना है, एक सोच है, और इस सोच में क्या क्या हो सकता है। पोएट प्रोसीड्स फर्दर। फर्स्ट स्टांजा में कहता है कि अपने हाथ हिलाने बंद करो, अपना सारा काम बंद कर दो, मैं 1 से 12 तक गिन रहा हूं, और दुनिया की सारी लैंग्वेजेस भी रोक दी जाएं। और अगर ऐसा हो गया तो यह एक बड़ा एग्जॉटिक मोमेंट होगा, एक बड़ा अजीब सा समय होगा, बड़ा खास समय होगा, स्पेशल टाइम होगा, एग्जॉटिक मोमेंट होगा, विदाउट रश, जहां कोई भीड़ नहीं होगी, जहां कोई भागदौड़ नहीं होगी, जहां कोई इंजन्स नहीं चलेंगे, जहां कोई कल कारखाने नहीं चलेंगे। पूरी दुनिया एकदम डम हो जाएगी, पूरी दुनिया में से कोलाहल खत्म हो जाएगा, शोर खत्म हो जाएगा, भाग दौड़ खत्म हो जाएगी, इंजन्स बंद हो जाएंगे और सब लोग खाली हो जाएंगे। तब क्या होगा? यह अपने आप में एक बड़ा स्ट्रेंज वक्त होगा, स्ट्रेंज मोमेंट होगा। पोएट कहता है कि वो आगे बढ़ता है, थर्ड स्टांजा में आता है, कहता है अगर ऐसा हो गया तो पहला फायदा इससे होगा। व्हाट बेनिफिट विल बी देयर, द पोएट गोज टू टेल। कहता है पहला फायदा ये होगा कि कोई फिशरमैन किसी वेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारे अपने दैनिक जीवन के कार्यक्रमों में, हमारे अपनी एक्टिविटी से कितने लोगों का कोई नुकसान होता है, जाने अनजाने हम कितने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं, वी डोंट नो। पोएट कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में कोई भी मछुआरा किसी वेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमसे किसी को कोई बाधा नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। इतना ही नहीं, दूसरा फायदा होगा कि हमारे घायल हाथों में घाव नहीं होंगे। A man collecting salt would not have hurt hands, or he would have time to think over his wounds, hurts on his hand. हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और उसमें भूल जाते हैं कि हमारी तबीयत खराब है, उसमें भूल जाते हैं कि हमें सर दर्द है, उसमें हम भूल जाते हैं कि हमें कोई अपनी तकलीफ है। पोएट इशारों में कहना चाहता है कि ऐसा वक्त अगर आ गया तो ऐसे वक्त में आपके पास समय होगा, टाइम होगा, मोमेंट होगा, जब आप अपने घाव के बारे में सोच पाएंगे, आप इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे, आप आत्मचिंतन कर पाएंगे। ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, पोएट कहता है कि ये पूरी दुनिया युद्ध के आतुर है। सब लोग बंदूक लेके दौड़ रहे हैं, सब लोग तलवार लेके दौड़ रहे हैं, कोई लाठी लेके दौड़ रहा है, कोई फिजिकल वॉर कर रहा है, कोई बम लेके दौड़ रहा है, कोई परमाणु बम लेके दौड़ रहा है, कोई हाइड्रोजन बम लेके दौड़ रहा है, कोई कोरोना बम लेके दौड़ रहा है। ये पूरी दुनिया युद्ध के आतुर हो गई है। पोएट कहता है कि ऐसी सोच रखने वाले लोग जो विक्ट्री चाहते हैं, जिन्हें जीत चाहिए, जो विजयी बनना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, विद नो सर्वाइवर्स, भले इस दुनिया में कोई बचे या ना बचे, लेकिन हम विश्व विजयी बन के रहेंगे। ऐसी सोच धारण करने वाले लोग भी अगर ऐसी परिस्थिति आ गई तो वो भी सफेद कपड़े पहन लेंगे। दे विल पुट ऑन व्हाइट क्लोथ्स। व्हाइट, सफेद शांति का प्रतीक होता है। वो लोग सफेद कपड़े पहन लेंगे और पेड़ की शीतल छाया में बैठकर अपने बंधु बांधवों से कुशल क्षेम पूछेंगे, हाल चाल पूछेंगे, आत्मीयता आएगी, मानवता आएगी, एक सौहार्द आएगा हमारे समाज में। अगर ऐसा हुआ तो फायदे गिनाया है, ये तीसरा फायदा। three major changes, three major benefits will be there if the such exotic moment will be created all around the world. The poet proceeds further. In fifth stanza he comes and he कहता है कि अगर मैं कह रहा हूं कि सब कुछ शांत कर दो, कंपनीज बंद कर दो, फैक्ट्रीज बंद कर दो, दौड़ना बंद कर दो, रुक जाओ, काम करना बंद कर दो, केवल पेड़ के नीचे बैठ जाओ और लोगों के बारे में सोचते रहो और लोगों के बारे में, लोगों का कुशल क्षेम पूछते रहो, इसका अर्थ कंफ्यूजिंग नहीं। मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं। पोएट कहता है कि डोंट बी कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज मत होइए। मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे इस कथन का कहीं भी मौत से कोई संबंध नहीं। देयर इज नो टॉक ऑफ डेथ। मौत से हमारा कोई वास्ता नहीं है। जिंदगी जिस चीज के लिए जानी जाती है वो जिंदगी में होनी चाहिए। जिंदगी में गतिशीलता, लाइफ इज नोन फॉर इट्स मोशन। इफ यू स्टॉप्स, द लाइफ स्टॉप्स।
The poet says life means to proceed further, to go ahead, to step ahead. और ये होना चाहिए. लाइफ जिस चीज के लिए जाना जाता है वो हमारे जीवन में होना चाहिए. पोएट कहता है, पोएट वहां क्लियर करता है, ही क्लैरिफाइज दैट ही हैज नो एनी ट्रैक, ही हैज नो एनी रिलेशन, ही हैज नो एनी स्टेटमेंट, ही हैज नो एनी इंटेंशन टू टेल अबाउट डेथ. वो जो कह रहा है वो मृत्यु की बात नहीं कर रहा है, वो जीवन की बात कर रहा है. और कह रहा है कि जीवन जिस चीज के लिए जाना जाता है वो गतिशीलता है, वो मोशन है, वो हमारे जीवन में होनी चाहिए. The poet stops not to be confused. Total inactivity. No, it is not total inactivity. You should be active. आगे life means motion, not death. Poet कहता है जीवन गतिशीलता है और जीवन चलते रहना चाहिए. और मैं मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. The poet proceeds further in sixth stanza, not to be self-centered. Poet कहता है हमारे जीवन में हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, हम हमारी पूरी दुनिया हम ही तक सिमट के रह गई है. हमें न समाज से कुछ लेना देना है, न दूसरों के कष्ट से लेना देना है, न अपने कष्ट किसी और से मैं कह सकता हूं. हमारा जीवन पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड हो गया है. हमारा जीवन एकदम कूप मंडूक हो गया है. हम सेल्फिश हो गए हैं. और पोएट कहता है इसी सेल्फिशनेस को हमें त्यागना है. कीप लाइफ मूविंग. जीवन को चलाते रहो, जीवन को दौड़ाते रहो, जीवन में मुस्कुराते रहो. आगे ह्यूज साइलेंस. एक अजीब सी चुप्पी. हम शरीर से दौड़ रहे होते हैं, मन से भी, दिमाग से भी दौड़ रहे होते हैं, लेकिन दिल के किसी न किसी कोने में बहुत चुप्पी होती है. हम अपने कष्ट किसी से कह नहीं सकते और दूसरों के कष्ट सुनने वाले कान भी बहरे हो चुके हैं और दूसरों के कष्ट को महसूस करने वाला दिल भी अब पत्थर हो गया है. एंड वी डोंट हैव एनी सेंसेशन फॉर दिस. सो द सच टाइप ऑफ फील वी हैव टू कीप अवॉइड. वी हैव टू स्टॉप डूइंग सो. हम लोगों को ऐसा करना रोकना होगा. द पोएट प्रोसीड्स. बस एक बात वो कह रहा है, एक पल रुक जा, काम करना बंद कर ले, शांत हो जा, सोचना बंद कर दो, बात करना बंद कर दो, कल कारखानों में जाना बंद कर दो. एक पल के लिए रुक के जरा सोच तो लो, जो तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वॉट यू आर डूइंग, वाई यू आर डूइंग, whom you are doing for, and what you should do. And what you are doing, is it right for everyone? If you do so, if you think so, it will be very nice for you and for others too. आपके लिए भी अच्छा होगा और सबके लिए अच्छा होगा. पोएट लास्ट स्टांजा में पहुंचता है, नहीं सेवेंथ स्टांजा. सेवेंथ स्टांजा में जाने के बाद पोएट कहता है कि यह धरती, दिस अर्थ कैन टीच अस अ बिग लेसन. यह धरती, यह जमीन, यह अर्थ हमें एक बहुत बड़ा लेसन सिखा सकती है. दिस अर्थ सीम्स टू बी डेड. जब हम इस जमीन को देखते हैं, खेत को देखते हैं, तो यह धरती हमें मृत सी जान पड़ती है. ऐसा लगता है कि इट इज लाइफलेस, इसमें जीवन नहीं है. लेकिन जैसे ही इसमें हम बीज डालते हैं और पानी के छींटे मारते हैं, जैसे ही यह धरती पानी के संपर्क में आती है, इसमें जीवन जाग जाता है, इसमें जीवन प्रस्फुटित हो जाता है, इसमें जीवन के अंकुरण आ जाते हैं. यह धरती हमें एक लेसन सिखाती है कि जो देखने में मृत जैसी लगती है उसमें भी जीवन है. हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए. वी शुड ऑल्सो बी इंटरनली इनरिच्ड. अंदर से हमें भी इतना इनरिच्ड होना चाहिए. दूसरों के देखने में भले हम इस धरती जैसे लगे, निष्क्रिय जैसे लगे, इस जीवन में इस तरह का भाव पोएट हमें इस धरती के एग्जाम्पल से देना चाहता है कि देयर इज मच मोर लाइफ इन यू एंड यू हैव अ पावर टू कल्टिवेट the several positive results in the world. So just you care and get a lesson from this earth. Be living, live life, and don't hurt others.
Don't be selfish. This art teaches, seems dead, but life exists. आप में भी इसी तरह का भाव पैदा करना चाहता है पोएट. And thus, through these 7 stanzas, फर्स्ट स्टांजा में 1 से 12 तक गिना, कहा चुप हो जाओ, सारी भाषाएं बंद कर दो, अपने हाथ हिलाना बंद कर दो, काम करना बंद कर दो. यह एक बड़ा एक्सोटिक मोमेंट होगा जब कोई भीड़ नहीं होगी, जब कोई इंजन नहीं चलेगा, चारों तरफ शांति शांति ही होगी और पूरी दुनिया एक रूप हो जाएगी, कोई काम नहीं कर रहा होगा. आगे जो वार के आतुर लोग हैं, जो वॉर लाइक्ड लोग हैं, जो युद्ध ठानने की ठान चुके हैं, वो लोग भी ऐसी परिस्थितियों में सफेद कपड़े पहन लेंगे और पेड़ों के नीचे बैठकर अपनों का कुशल क्षेम पूछेंगे. आगे हमारे इस शांति को मृत्यु न समझा जाए. जीवन गतिशीलता का नाम है, जीवन गतिशील होना भी चाहिए. और प्रोसीड फर्दर, गो अहेड, स्टेप अहेड, बट don't be self-centered, but don't be selfish. Just go to think about others, what you are doing, what you should do. Just it is the time to think over. यही समय है इस पर सोचने का. It means through these 7 stanzas, the poet goes to give us a single message before starting, before doing. Take a while and just go to think, is it proper? Is it good? Is it well for others, for you, for your family, for your world, for your nation, for your society? And if it is so, this is self-introspection. I think this explanation will help you to understand this poem. And I think it is much more sufficient to get the sense, central idea and theme of this poem. And if it is so, I hope you will subscribe this channel, you will like this video, and you will share it too.